राहुल गांधी जिस तरीके से सेना को लेकर बयान देते हैं और कहते हैं कि सेना पिट रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है राजस्थान में इसको लेकर? देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पुराने समय की आर्मी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने में ब्रिटिश एम्पायर की मदद की और सेकंड वर्ल्ड वॉर जीतने में भी ब्रिटिश एम्पायर की मदद की। ये शूरवीरों का प्रदेश है, ये बलिदानियों का प्रदेश है। और अगर भारत में किसी एक स्टेट्स में सबसे अधिक सैनिक होंगे और सेना में पदाधिकारी होंगे, तो मैं मानता हूँ कि राजस्थान में ही होंगे। तो सेना अपना पराक्रम दिखा रही है। चीनी किस तरीके से जूते खा के, डंडे खा के, गालियाँ खा के पीछे हट रहे हैं, इसका प्रमाण तो आप सब ने हमने आंखों से देखा है। और जब हमारी सेना विपन्न थी, इन कांग्रेस की लीडरशिप ने, जवाहरलाल नेहरू ने जब सेना को हथियार नहीं दिए, उनको कपड़े नहीं दिए, उनको जूते नहीं दिए, तो इतनी विपन्न परिस्थिति में भी रेजांगला के दर्रे जैसे साहसिक काम किए सेना ने। कुल 200-250 सैनिकों ने बैटल ऑफ रेजांगला में करीब 5,000 लोगों की प्लाटून को रोक लिया था। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह की आंतड़ियां निकल गई, फिर भी वो लड़ते रहे थे। ऐसे शूरवीरों के प्रदेश में सेना के पराक्रम को लेकर जहां कोई शंका नहीं है, वहां ऐसे बयान का असर निश्चित रूप से विपरीत पड़ेगा। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से तो कांग्रेस का एक एग्रीमेंट है रिटर्न में, तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी निष्ठाएं खरीद रखी हैं चाइना ने। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ भी ऐसी थी जिससे चीन मालामाल हो गया और भारत के कुटीर उद्योग, भारत के कालीन उद्योग, भारत के हर प्रकार के उद्योग समाप्त हो गए। तो इनकी निष्ठा चीन के प्रति है, इसमें मेरे को नहीं लगता भारत में किसी को भी शंका है। रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो देखिए, तमाशा देखने के अंदर राजस्थान की जनता एक नंबर है। तमाशा देखने का हमारे लोगों को बहुत शौक है। हम भले ही शहर में रहते हो, अभी आप हमारे यहाँ मेला लगा दो, झूले वूले लगा दो, हम शहर के लोग भी तुरंत पहुँच जाएंगे। और गाँव के लोग, हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, वो और ज़्यादा जाते हैं। मतलब बड़ा आनंद का प्रदेश है, तो मौज मस्ती के लिए लोग देखने जा रहे होंगे। बाकी सेना के बारे में ऐसे कमेंट करने के बाद में मुझे लगता है कि अभी इनकी एक एमएलए कह रही थी कि एक फॉर्च्यूनर जितने एमएलए भी नहीं आएंगे। अभी ये हाल रहा तो एक स्कूटर तक भी सीमित हो सकते हैं। मगर इसमें भी कहा जा रहा है कि 2024 से पहले गांधी की आंधी आ रही है। ये चीज़ें चल रही हैं कि जो भीड़ चल रही है वो भीड़ नहीं, वो गांधी की आंधी है जो 24 में मोदी जी को उड़ा देगी। देखिए, मैं छोटा था जब श्री चंद्रशेखर जी ने यात्रा की थी, तब दूरदर्शन आ चुका था। इससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ होती थी चंद्रशेखर जी के कारवां में। और उन्होंने भी पद यात्रा की थी कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक गए थे। और इससे अधिक भीड़ थी। तब सूचना तंत्र इतना प्रभावी नहीं था, लॉजिस्टिक्स इतने प्रभावी नहीं थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग नहीं होते थे, भावना से आया करते थे। पर यात्राओं से सीटें नहीं आती हैं, है ना। पॉलिटिकल पार्टी की यात्राओं से सीटें नहीं आती हैं। बीजेपी को ब्रेक मिला भगवान राम के नाम पे, राम मंदिर के लिए जब यात्रा निकाली गई और विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को बीजेपी ने उस समय टेक ओवर कर लिया था एक तरीके से। पर किसी भी पॉलिटिकल यात्रा से आपने कभी सीटें आती हुई देखी हो, सुनी हो इतिहास में, तो आप मुझे बताएं। ये तमाशबीन लोग हैं, हमारी जनता है, बहुत तमाशे को बड़ा प्रेम करती है, तमाशा देखने लोग जा रहे हैं। जैसे कन्हैयालाल वाला जो मामला हुआ है राजस्थान में, जो रिसेंटली दंगे देखने को मिले, उसको लेकर सीधा सीधा सरकार ने आरोप लगाया कि सत्ता आ रही है, चुनाव आ रहा है, इसलिए दंगे आ रहे हैं। और चुनाव याद आते ही दंगे याद आने लग जाते हैं बीजेपी को, सीधा आरोप ये लग जाता है। देखिए, जिन लोगों ने ये किया वो पाकिस्तान के एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। सीधा उनके पाकिस्तान के कनेक्शन स्पष्ट हुए हैं। और इस रेडिकलिज्म और पीएफआई जैसी संस्थाओं को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। हमारे यहाँ राजस्थान में कोविड के समय पे सभी धार्मिक आयोजनों पे प्रतिबंध कर दिया गया। उस पे हम लोगों ने बुरा नहीं माना, लेकिन उसी पैरेलल टाइम पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको एक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठन मान के भारत सरकार ने बैन किया है, अशोक गहलोत साहब की सरकार ने कोटा में उनको परमिशन दी रैली करने की। तो आप अपीज करते करते एक आतंकवाद के लिए आरोपित संगठन, जिस पे पहले से जांच चल रही है, हजारों बार उस पे लेख लिखे गए, उनके एक्टिविटीज़ को क्वेश्चन मार्क किया गया पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, पॉलिटिशियंस द्वारा, उनको आप रैली करने की अनुमति देते हो तो हिंदू मुसलमान कौन करता है? और हिंदुओं के जितने भी त्यौहार हैं उसको आप बैन करते हो। फिर जोधपुर में, जहाँ के गहलोत साहब खुद हैं, वहाँ सैनी समाज, माली समाज के लोग राम जी की नवमी पे रथ यात्रा निकाल रहे थे 2019 में।
उनके ऊपर जो रास्ते में मुसलमानों ने पथराव किया, नामजद भी हुए, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। सैनी समाज के लोगों को पहले तो इन्होंने पत्थर मार के घायल किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, थाने में बंद किया और कई दिनों बाद उनकी जमानत हुई। तो गहलोत साहब के इस अपीसमेंट के मॉडल को उनके खुद के समाज में, जिसमें उनका जन्म हुआ है, जिस जाति में उनका जन्म हुआ, उन्होंने भी नकार दिया। लोकसभा चुनाव में जहां सैनी समाज का बाहुल्य था, माली समाज का बाहुल्य था, वहां पर भी गजेंद्र सिंह जी चुनाव जीते हैं। तो अपीसमेंट कौन करता है, हिंदू मुसलमान कौन करता है, पूरा देश जानता है। इनको आरोप लगाना आता है, पर हिंदुओं को रिएक्शनरी वोटिंग डालने का जो पैटर्न हिंदुओं ने सीखा है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो पिछले 60-70 साल के कुकृत्य हैं और तुष्टीकरण की नीति है, उसके कारण हिंदू समाज रिएक्शनरी होकर के अपने बचाव में संगठित होकर के खड़ा हुआ है। मगर जो हिमाचल में हुआ उसका क्या? सीधा कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि 90% से अबव जो जनसंख्या है, हिंदूवादी जनसंख्या को हमने अपनी तरफ कर लिया है, हिंदूवादी सोच को हमने समाप्त किया, जो भाजपा पूरे देश में बांट रही है। देखिए, वहाँ के फैक्टर कुछ अलग हैं। लोअर हिमाचल में हिमाचल जाकर भी आया था, 3-4-5 दिन वहाँ पे रहा भी था, बहुत लोगों से मिला भी। मैं जियोपॉलिटिक्स का शोधार्थी और विद्यार्थी हूँ। हिमाचल पर जो रेडिकल फोर्सेस हैं पंजाब की, उनका क्लेम है और हरियाणा पर भी उनका क्लेम है। उन लोगों ने एजेंडा बना के जैसे पहले काम किए हैं राष्ट्र विरुद्ध, उसी प्रकार से लोअर हिमाचल में बहुत मैसिव फंडिंग हुई है और एकमात्र टारगेट था बीजेपी को हराने के लिए फंडिंग हुई है। दूसरी बात क्या है, हर जगह की अपनी अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। तो पुरानी पेंशन योजना लागू करना बीजेपी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि बीजेपी एक स्टेट में करे दूसरे में ना करे, अब वो नेशनल लेवल पे बड़ी पार्टी है, तो उनके पास में एक झूठा कमिटमेंट करके खोने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन कांग्रेस तो ख़त्म हो गई सब जगह से, तो उनके पास कोई खोने के लिए कुछ था नहीं, तो उन्होंने बजट को देखे बिना एक झूठी घोषणा कर दी। और जैसे 1 से 10 तक की गिनती राहुल गांधी जी ने की थी, आज वो मालाखेड़ा में ही है वापस, जहां 2018 में दिसंबर के महीने में चुनाव से ठीक पहले आए थे और 1 से 10 तक की गिनती करके बता के गए थे कि हम सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। राजस्थान में सर्वाधिक किसानों की ज़मीन कुड़की हुई है, सर्वाधिक पेनल्टियां लगी हैं, सर्वाधिक ब्याज लगा है, क्योंकि राहुल गांधी जी के इस झूठे आश्वासन पे किसानों ने अपने ड्यूज़ चुकाना बंद कर दिए कि अब तो सरकार आगे ये माफ़ कर ही देगी। वो ड्यूज़ बढ़ते गए और राजस्थान में किसानों ने आत्महत्या की और ज़मीनें उनकी कुड़क हुई हैं। तो ये झूठे वादे करने में होशियार लोग हैं। एक बार और हिमाचल प्रदेश के सीधे साधे लोग इस झूठे वादे में फंस गए। हिमाचल में हर ऑल्टरनेट घर में, हर दूसरे घर में एक सरकारी कर्मचारी है। ऐसे स्टेट में पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू करना, ओल्ड पेंशन स्कीम को, बड़ा मुद्दा था। मगर राजस्थान में भी तो यही मास्टर प्लान जो चल रहा है कि पुरानी पेंशन योजना को राजस्थान में भी किया जाएगा, मास्टर स्ट्रोक की बात हो रही है, तो उसको कैसे किया जाए? देखिए क्या है, राजस्थान में मेवात, मैं मेवात से ही आता हूँ, शेखावाटी का अंचल, पश्चिमी राजस्थान और कुछ कस्बे और शहर बड़े बड़े, वहाँ पे तुष्टीकरण की और जिहादी मानसिकता की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हम लोगों को, राजस्थान के आम हिंदू को फेस करनी पड़ रही है। तो राजस्थान में काट की हांडी चढ़ेगी नहीं। यहाँ का व्यक्ति वोट देगा अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, यहाँ का आदमी वोट देगा अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, यहाँ का आदमी वोट देगा अपने समाज की सुरक्षा के लिए, यहाँ का आदमी वोट देगा अपनी निजी स्वतंत्रता, जो मुझे एक हिंदू होने के कारण प्राप्त हुई है जन्म से, उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। यहाँ का आदमी किसी भी झूठे लालच में पड़ करके वोट नहीं देगा। और रही बात गवर्नमेंट स्कीम की, तो देखिए अब तो पूरे भारत में हर जन जन उस पर अपना अधिकार मानता है। सरकार कोई सी भी आए, कोई सी भी जाए, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं आम जनता को लाभ देने के लिए, वो सुचारू रूप से चलती रहती हैं। वसुंधरा जी ने भामाशाह योजना लागू की थी और मेडिकल वो है इंश्योरेंस का पहली बार सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट राजस्थान में उन्होंने किया। उस योजना को कुछ दिन के लिए बंद किया, उसको चिरंजीवी के नाम से रैप अप करके लॉन्च कर दिया और बेनिफिट्स उसके कम कर दिए। लेकिन कोई सरकार की हिम्मत नहीं है कि अब ऐसी जो योजना आ चुकी है उसको हटा दे। तो योजनाएं तो रहेंगी। अच्छा, राजस्थान की जनता का चित्त और समझ और सोच कितनी गहरी है, आप ये देखिए। 2018 में किन्हीं भी कतिपय कारणों से बीजेपी को हटा देते हैं सरकार में से, है ना, और 2019 में
25 की 25 सीटें दे देते हैं और सीएम के बेटे को भी हरा देते हैं। तो यहाँ की पब्लिक डेमोक्रेसी के मामले में बहुत ज़्यादा मैच्योर है, उनको पता है कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। मगर अभी तो विपक्ष ये आरोप लगाने में लगा हुआ है कि हिंदू हिंदू करके भाजपा सारी चीज़ें करना चाहती है, क्योंकि हर स्टेट में आप देखिए तो जो लीडर्स हैं, जो प्रमुख है, वो हिंदू ही हैं। तो हिंदू कैसे खतरे में आ गया? लगातार यही बोला जाता है विपक्ष की तरफ से कि भाजपा वालों का हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। जो 2040 वाला निकला हुआ था, पीएफआई की जो चीज़ें निकली थी, वो सब बताया जाता है भाजपा की तरफ से सारी चीज़ें प्लांट की जा रही है, सब हुआ है। हिंदू कैसे खतरे में होगा जब हिंदुओं के लीडर हैं? देखिए बिल्कुल थोड़ा विषयांतर है। 2021 में 15 अगस्त को जब काबुल को कैप्चर किया तालिबान ने, तो तालिबान 28 जुलाई को काबुल के ऊपर घेरा डाल के बैठ गया था और अमेरिकन्स ने बोल दिया था हम जा रहे हैं, अब जिसको लेना है ले लो आके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने प्लेटर में सजा के तालिबान को गिफ्ट किया अफगानिस्तान, ये हम सब ने आंखों से देखा है। उस घटना के जब सोशल मीडिया इंप्रेशंस निकाले गए तो भारत का 90 से 95% यंग मुस्लिम जो है यूथ, मुस्लिम यूथ, वो उस पे खुशी जाहिर कर रहा था। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, जो अब रहे नहीं हमारे बीच में, दिवंगत हो गए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, उन्होंने बोला था हमारे देश को 2.5 फ्रंट, 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो आधा मोर्चा कौन सा है? वो आधा मोर्चा वो है जो 70 साल में अपीजमेंट कर करके कांग्रेस ने इस देश में तैयार किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग खराब हैं, लेकिन जो अपने आप की सज्जनता का दावा करते हैं वो भी दुराचारी जो उनके समाज में होते हैं, श्रद्धा को काटने वालों के जैसे विरुद्ध आगे नहीं आते। मेवात में अभी राहुल गांधी जी पहुंचे हुए हैं, मालाखेड़ा में आज उन्होंने सभा की है और मेवात की परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। कांग्रेस ने वहाँ पे सारी सीटों पर टिकट देने का जो रिजर्वेशन ही बना रखा है, वो सिर्फ मुस्लिमों को, मेव समाज को, मतलब मुसलमानों को ही टिकट देते हैं। जामताड़ा से बड़ा साइबर क्राइम का अड्डा बन गया, ये आप किसी भी पुलिस के साइबर सेल से पूछताछ कर सकते हैं। किसी आदमी को वीडियो कॉल करके और स्क्रीन रिकॉर्डेड पुराने क्लिप्स के साथ में उनका अश्लील वीडियो बनाना और उनको ब्लैकमेल करना कि अभी तुम्हारे फेसबुक पे डाल दूंगा, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को डाल दूंगा और ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। उड़ीसा के एक व्यक्ति से 38 लाख रुपए ब्लैकमेल हुए, उसने आत्महत्या कर ली। उड़ीसा की पुलिस आई, हम लोगों ने सहयोग करके और लगभग 12 लोगों को उसमें अरेस्ट करवाया। गांव-गांव में ये काम चल रहा है। 45 लोगों को अभी मेरे ही विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ से पुलिस, हैदराबाद की पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। तो ये रोज का काम है। वहाँ पे अरबों करोड़ों रुपए की हर महीने मेवात में मेव समाज के लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। गौ हत्या एक बहुत ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो गायों को हाँक करके ले जाना और जो चारागाह के नड़े नाले या जंगल होते हैं वहाँ पे उनकी हत्या करना, ये पहले से चला ही आ रहा है। सबसे बुरा क्या हुआ है कि समुदाय विशेष के लोगों को गौ रक्षा चौकियाँ, जो गुलाब जी कटारिया माननीय पूर्व गृह मंत्री राजस्थान जी के समय बनी थी, उन्होंने बहुत पेन लेकर के गौ रक्षा के लिए गौ रक्षा चौकियाँ बनाई थी पुलिस की। वहाँ पे भी समुदाय विशेष के लोगों को कई जगह पे लगा रखा है जो गौ तस्करों की गाय बगाए सहायता में जाने जाते हैं। लोगों पे शूट आउट करना गौ तस्करी के समय, ये आम बात है। नकली दूध यूरिया से जो बनता है, जो जहर से भी ज़्यादा घातक है हमारे शरीर के लिए, बहुत विषाक्त होता है, वो मेवात का ही प्रोडक्ट है। और वो इस तरीके से बनाया जाता है कि चिलर प्लांट्स हैं आगरा में, मथुरा में, जब वहाँ बेचते हैं तो वो भी उसको नहीं पकड़ पाते हैं। कौन सा ऐसा जरायम पेशा है, क्राइम नहीं है जो मेवात में नहीं होता? अवैध हथियार मेवात में बनाए जाते हैं, लव जिहाद मेवात में होता है। तो अब कामाख्या एमएलए मेव, हमारे बगल में नगर है, वहाँ के एमएलए मेव हैं। उसके बाद हमारा विधानसभा क्षेत्र रामगढ़, जहाँ के एमएलए मेव समाज की हैं। तो अपराधियों को संरक्षण का बहुत पुराना इतिहास रहा है इनका। मेरे चाचा जी श्री ज्ञानदेव आहूजा जी वहाँ पे लगातार विधायक रहे और उनको मेवात का बब्बर शेर भी बोलते हैं। उन्होंने गौ तस्करी रोकने के लिए जीवन में बहुत प्रयास किए, लव जिहाद रोकने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्हीं प्रयासों को हम हमारी टीम के साथ आगे लेके चल रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये जो साइबर क्राइम का पैसा आ रहा है, इसने इन क्रिमिनल्स को बहुत ताकत दी है, क्योंकि देखिए पैसे से बहुत सारे रिसोर्स परचेज किए जाते हैं।
यहाँ तक कि हम जानते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा सिस्टम, हमारा तंत्र, उसमें भी लॉयल्टीज़ ऑन सेल हैं, निष्ठाएं बिकाऊ हैं, तो पैसे वाला आदमी उसको खरीद लेता है। ये मूलभूत अंतर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मेवात हाथ से जाती हुई जगह है, लेकिन हम जैसे लोग रेजिस्टेंस के तौर पे खड़े हैं। और जो भी लोग ये बात सुन रहे हो मेव समाज के, मैं उनको कहना चाहता हूँ, ज़रा आत्ममंथन करें, अपनी अंतरात्मा से पूछें। आप अच्छे अच्छे बन के हमारे पास आओगे, हम भी आपसे प्रेम से बात करेंगे। लेकिन अगर आप गौहत्यारों की सहायता करोगे, गौहत्यारों के पक्ष में खड़े होगे या उनके विपक्ष में नहीं बोलोगे, तो हम ये मानेंगे कि आपका समर्थन उनके साथ है। सर्वधर्म समभाव और इस प्रकार का क्राइम जिससे सीधे हमारी भावनाओं को चोट पहुंचती हो, जो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में ले जाने के तौर तरीके हैं, साइबर क्राइम में हमारे हिंदू समाज को लूटने का जो काम कर रहे हैं लोग, ऐसे लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं बोलने से सर्वदम संभव नहीं होगा। लोकसभा में जो दूसरा मुद्दा है, विपक्षी एकता की बातें चल रही है। नीतीश कुमार, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, वैसे नीतीश कुमार भी नेता जोड़ो अभियान में देश भर में निकले हुए हैं। तो ये विपक्षी एकता और सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बन जाना क्या भाजपा के परास्त का कारण बनेगा? देखिए, राजस्थान में क्या है कि टू पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ विपक्षी एकता हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे प्राइम विपक्ष अगर कांग्रेस की सरकार है तो मुख्य विपक्ष भाजपा है, और भाजपा की सरकार है तो मुख्य विपक्ष कांग्रेस है। तो इसलिए ये बेकार की बात है, इसका राजस्थान की परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा इशू जो आप उठाना चाह रहे हैं सचिन पायलट के बनने का, तो देखिए सचिन पायलट जनाधार वाले व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेसी कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता जिन्होंने सचिन पायलट के चेहरे पे वोट दिया, उनके साथ धोखा भी हुआ है। लेकिन समय के साथ गहलोत साहब का जो तरीका है, उन्होंने मिर्धा परिवार को ख़त्म कर दिया, उन्होंने मदेरणा परिवार को ख़त्म कर दिया, उन्होंने बाकी रामनारायण चौधरी जी के परिवार को, ओला परिवार को, और गुलाब सिंह जी शक्तावत के परिवार को, खेत सिंह जी राठौड़ के परिवार को, जितने दिग्गज लोग थे, राम सिंह जी बिश्नोई के परिवार को, सब को उन्होंने ठिकाने लगाया चुन चुन के। उसी तरीके से उन्होंने सचिन पायलट को भी क्रश करते करते ये हालत कर दी कि पायलट साहब आज एक कांस्टेबल का भी ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। तो जो एस्पिरेशंस थी, जो उनसे उम्मीदें थी, जो उनसे अपेक्षाएं थी, दुर्भाग्य से वो भी उस पर खरे नहीं उतर पाए। इसलिए वापस से लोगों का जुटना और कांग्रेस के साथ लगना अब संभव नहीं है। दूसरा, कांग्रेस की नीतियां जो है तुष्टीकरण की, उसको चलते यहाँ की जनता में इतना रोष है कि अब मुझे लगता नहीं कि जनता पायलट साहब के आने के बाद में भी वोट देने वाली है कांग्रेस को, इसकी कोई संभावना लगती नहीं है। ये पंजाब वाली जो गुटबाजी चली थी कांग्रेस की, क्या वही परिस्थिति राजस्थान में भी बना? देखिए, पंजाब में तो कोई चेहरा नहीं था सीधे लड़ने वाला। अमरिंदर सिंह बहुत बड़ा चेहरा थे और हर आदमी अपने आप को सीएम बनाना चाहता था। यहाँ तो सचिन पायलट को डिक्लेयर करके गहलोत साहब बन गए। आप समझ रहे हैं, जहाँ पर भी इनकी सरकार बनी वहाँ प्रदेश अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री बना है। राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। उस समय मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे कमलनाथ, वो सीएम बने। वहाँ भूपेश बघेल थे, वो सीएम बने। राजस्थान में क्यों नहीं बना? जिस आदमी ने मेहनत की, धक्के खाए, वो उसको कुछ नहीं मिला। अब वो इतने वीक हो गए हैं क्योंकि वो अपने लोगों की, अपनी टीम की, अपने कार्यकर्ताओं की, उनके चेहरे पे मरने वालों की कोई अपेक्षा पे खरे नहीं उतर पाया, और ये उनके साथ प्लान्ड वे में किया गया है। मगर जिस तरीके से गहलोत जी की जो ताकत बढ़ी, पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई गांधी परिवार को भी आंख दिखा सकता है, और वो चीज़ें राजस्थान में हुई और गहलोत जी ने दिखाया। तो आपको नहीं लगता ये आंखें दिखाने का सिलसिला चुनाव में, विधानसभा में भी जारी है? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि आज आला कमान से अधिक प्रभावशाली गहलोत हैं कांग्रेस में, इसमें कोई दो राय हमें होनी नहीं चाहिए। और दूसरा, मुझे लगता है गहलोत साहब को भी पता है कि मेरी आयु भी हो गई है, मैं 3 बार सीएम रह लिया, मेरे सामने 6 चुनाव हो गए, ये छठा चुनाव होने जा रहा है उनके सामने। तो उनको पता है उनकी बैंडविड्थ अब पूरी हो गई है, अब उनके पास पॉलिटिकल स्कोप राजस्थान में बचा नहीं है। तो अंतिम दिन तक अपनी व्यवस्थाएं बनाने में और बनाए रखने में वो सफल होंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लगती। ही इज़ ए वेरी गुड मैनेजर, ही इज़ ए वेरी गुड पॉलिटिकल मैनेजर। वो मास लीडर नहीं है, आम जनता के नेता नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनके नीचे नीचे है, चाहे विरोधी पक्ष के भी हों, लेकिन जो उनकी क्षमता है या जो उनमें एक विशेष काबिलियत है, उस पर तो हमें भी बात करनी चाहिए।